Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video, we are continuing this part Parliament. This is the second last topic, second last video of this series Parliament. And overall, this is Indian Polity series, Indian Polity and reference I have taken from Lakshmikant book. This is a very important book as far as the UPSC and civil services examination is concerned. तो भैया पिछली वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिले। जंप मत करना कहीं से भी, सीधा अगर इस वीडियो पे अगर लैंड किया आपने तो या तो आपने पहले से आप जानते हैं पुराने कॉन्सेप्ट को, इससे पहले के चैप्टर्स को, या तो फिर आप देख के आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो ज़रूरी है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। पीडीएफ में लास्ट में दूंगा ताकि आपको नोट की तरह यूज कर सको आप इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 22.10 एंड लास्ट में एक और आएगा 11। इसके बाद ये पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए कुछ और भी पार्लियामेंट के कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। जैसे कि पार्लियामेंट का कंट्रोल, क्या वो इफेक्टिव है? नहीं, ये इनइफेक्टिव है। तो वी विल सी द इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिक्यूटिव के ऊपर क्या पार्लियामेंट का कंट्रोल है। तो ये थोड़ा कम दिखता है, इनइफेक्टिव लगता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये एक्चुअली इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल नेचर देन द प्रैक्टिकल। तो जितना थ्योरी में है वो थ्योरी में ही दिखता है, प्रैक्टिकल में दिखता नहीं है। थ्योरी में तो बहुत पावरफुल लगता है पार्लियामेंट, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ है नहीं ऐसा। रीजंस क्या है इनइफेक्टिवनेस के, तो देख लेते हैं रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला रीजन है इट हैज नीदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज। इसका मतलब ये है कि देखिए आपने कभी देखा होगा लोकसभा में जब कार्रवाई होती है, देखा करो, अगर नहीं देखे हो राज्यसभा या लोकसभा टीवी ऑन करके देखा करो, आपको पार्लियामेंट के बारे में ओवरऑल पता चलेगा। वहां पे टाइम की कितनी शॉर्टेज होती है, कैसे आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए। एक तो टाइम नहीं है, वहां पे बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है वॉल्यूम में इंक्रीज हुए हैं, लेकिन टाइम की कमी है। दूसरी एक्सपर्टीज नहीं है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लेमैन होते हैं, बिल्कुल लेमैन होते हैं। इनको एक ही बात पता है होती है कि कैसे इलेक्शन जीतना है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, ये इनको पता होता है। लेकिन क्या ये लोग एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में? मान लीजिए किसी के पास नागरिक एंड उड्डयन विभाग है या फिर किसी के पास एनर्जी सेक्टर है, मिनिस्ट्री है उनके पास, तो क्या वो इंजीनियर बैकग्राउंड से है? क्या उनके पास एक्सपर्टीज है? तो एक्सपर्टीज की कमी है, ठीक है। एक तो टाइम नहीं है, दूसरी एक्सपर्टीज की कमी है। एंड बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, इट हैज ग्रोन इन वॉल्यूम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बढ़ी है। तो ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाते इन मैटर्स को, एंड यही एक कारण है, वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल जो कंट्रोल है एक्सिक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का, वो भी हिंडर्ड है बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट। देखिए डिमांड फॉर ग्रांट जो मिनिस्ट्री रखती है उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, इस पर्पस के लिए चाहिए, इस पर्पस, वो टेक्निकल नेचर के होते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स। एंड इसकी वजह से जो लेमैन लोग वहां पे बैठे हैं उसको समझ नहीं पाते, उस टेक्निकल नेचर को समझ नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, जब समझ ही नहीं है तो क्या आप कंट्रोल करोगे? कहाँ पे कर्टेल करोगे पैसा, कहाँ पे ज्यादा दोगे? ये बातें समझ में इन लोगों को नहीं आती है। दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन वाई देयर इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो लाई करती है एग्जीक्यूटिव के। इसका एग्जांपल तो ये सबसे बड़े पीएम है। पीएम क्या है? ओवरऑल हाउस के लीडर है। लोकसभा के लीडर कौन है? तो पीएम है। पीएम किसके पार्ट हैं? तो पीएम एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव को डील करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो देखिए जो ओवरऑल जो लीडरशिप है, ओवरऑल वो लेजिस्लेटिव लीडरशिप किसके हाथ में? तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। एंड साइज की बात करें, साइज की, पार्लियामेंट के साइज की, तो साइज टू लार्ज है। अब यहाँ पे 545 मेंबर बैठते हैं लोकसभा में, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो 550 सीटें हैं मैक्स स्ट्रेंथ। टू लार्ज है इसलिए अनमैनेजेबल हो जाता है, मैनेज नहीं किया जा सकता। कई बार लोगों को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या है पार्लियामेंट इनइफेक्टिव दिखती है। तो ये सारे कारण से आपको मैं डिटेल में बताता चलता हूँ, ये मेंस में आपको काम आएगा लिखने में। नेक्स्ट है मेजोरिटी सपोर्ट। मेजोरिटी सपोर्ट किसके पास रहता है? एग्जीक्यूटिव के पास रहता है। आज के ट्रेंड में तो यही देखा जा रहा है
हालांकि एक दौर था 1989 के बाद जब हंग पार्लियामेंट टाइप की होने लगी थी। उस समय क्या होता था कि एक पार्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, कई सारे पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी मिल के, तो उस समय थोड़ा ठीक था, मेजोरिटी सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगेन चेंज हो गया है। अभी बीजेपी के पास अच्छी खासी बहुमत है, बहुत ज़्यादा उनके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस वजह से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है एंड इट बेसिकली रिड्यूसेस द इफेक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज तभी कर पाते हैं जब नंबर थोड़े ऐसे हों ताकि क्रिटिसिज्म किया जा सके बड़े आसानी से। लेकिन मेजोरिटी कहाँ पे होता है, तो एग्जीक्यूटिव के पास है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटीज भी इनइफेक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या करती है, इट्स डू पोस्टमार्टम वर्क। होता क्या है कि जब बजट दे दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है अंडर द डिमांड फॉर ग्रांट, तो किसी पार्टिकुलर मिनिस्ट्री को मान लो पैसा मिल गया, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी लास्ट में जाती है, जब एक्सपेंडिचर हो गया तब जाके देखती है कि कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उसको जांच करती है। तो इट्स लाइक पोस्टमार्टम वर्क। ये ऐसा नहीं कि पहले से ही कंट्रोल में करके रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि इट इज एन इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है गुलोटीन। गुलोटीन क्या है? गुलोटीन एक ऐसा आज के डेट में अस्त्र शस्त्र मिल गया सरकार के पास, जहां पे क्या किया जाता है कि किसी भी डिस्कशन के लिए, मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर ही है, बजट ही है, तो बजट की डिस्कशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम इतने पीरियड के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है। लेकिन कई सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो उस समय तक कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन क्या करते हैं स्पीकर, इस सारे मैटर्स को जो जिस पे डिलिब्रेशन हुआ है, जिस पे बातें हुई है, डिस्कशन हुआ है, नहीं हुआ है, सबको वोटिंग पे रख देते हैं। मतलब जो बच गया उसको भी वोटिंग पे रख देंगे। इसको कहते हैं गुलोटीन, मतलब कि बिना चर्चा के भी कई सारी चीजें पास हो जाती हैं। तो जो ये रिकोर्स है गुलोटीन का, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का कम करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका मतलब ये है कि जो ढांचा है, जो ढांचा है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, वो बनाती है पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जो डिटेल्ड लॉज हैं, डिटेल्ड लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाता है? वो ब्यूरोक्रेसी बनाता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या हो गया है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की तरह ये बदल गया है। तो खाली एक स्ट्रक्चर बना के दे देती है पार्लियामेंट, मेन काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। अगेन पार्लियामेंट का रोल यहाँ पे कम दिखता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस जारी कर देते हैं अपना, कभी हाउस वो नहीं है, एडजॉर्न है, तो जानबूझ के किया जाता है, ऑर्डिनेंसेस लाई जाती है ताकि पार्लियामेंट के पावर को कम करके रखा जा सके। एंड इस वजह से भी पार्लियामेंट कमजोर दिखती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी अपोजिशन। आज की डेट में देखिए अपोजिशन की संख्या कितनी कम है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना एक अच्छे डेमोक्रेसी का साइन है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी नहीं होगा, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं यार, नंबर में रहोगे तब तो बातें आपकी उठेंगी, लोग सुनेंगे। नंबर ही इतना कम रहता है, 40, 45, 50 के आसपास अपोजिशन आके, मतलब जो मेन पार्टी है वो इतने नंबर से कम पे आके रुक गई है। तो इससे क्या होता है कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से एग्जीक्यूटिव बायस हो जाती है, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करने लगती है। जो पार्टी सत्ता में है वो मनमाना अपना काम करती है। तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी अपोजिशन इज वन ऑफ द अगेन रीजन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ऑफ इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ राज्यसभा देखते हैं। ये तो इनइफेक्टिवनेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये बातें आप मेंस में लिख सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हैं, बहुत अच्छे से मैंने सजा के दिया आपको। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ राज्यसभा। अब बात कर लेते हैं कि क्या राज्यसभा और अगर लोकसभा का कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन आए, तो क्या ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जीतेगा? तो भैया ये हार जाता है, ये इतना पावरफुल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। तो क्या पोजीशन है, पहले तो ये जान लीजिए। मैंने ओवरऑल बता दिया, लेकिन अब डिटेल में जानते हैं। कैन बी स्टडीड फ्रॉम द 3 एंगल्स। जैसे कि एक एंगल हो सकता है जहां पे राज्यसभा का इक्वल पावर है लोकसभा के कंपेयर में, एक एंगल हो सकता है जहां पे राज्यसभा का अनइक्वल पावर है लोकसभा के कंपैरिजन में, और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, एक ऐसा एंगल हो सकता है जहां पे राज्यसभा को स्पेशल पावर्स है दैट आर नॉट एट ऑल शेयर्ड विद द लोकसभा। तो ये 3 एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें लोग पोजीशन पता चल जाएगा राज्यसभा का। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा,
वैसा कंडीशन जहाँ पे राज्यसभा का जो पावर है वो इक्वल स्टेटस में है, अगर बात करें कंपैरिजन की लोकसभा से। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल्स में सेम पावर है दोनों के पास। ऑर्डिनरी बिल्स दोनों ही हाउसेस में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से भी सेम पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगेन राज्यसभा में भी लाई जा सकती है, लोकसभा में भी लाई जा सकती है। फाइनेंशियल बिल्स जैसे कि फाइनेंशियल बिल 2 जिसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल मैंने आपको फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बताया था, जिसमें 3 बातें बताई थी, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। इसको आई होप कि आप याद कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। तो फाइनेंशियल बिल 2 की जो पावर है, 2 जो है फाइनेंशियल बिल, जहाँ पे एक्सपेंडिचर बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव मैटर्स नहीं है ऑफ आर्टिकल 110 के। तो वैसे पे भी सेम स्टेटस है लोकसभा और राज्यसभा में। ऐसे बिल जो फाइनेंशियल बिल है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी किए जा सकते हैं। देन अगर बात करें प्रेसिडेंट से रिलेटेड इनके इलेक्शन या फिर इनके इम्पीचमेंट से, तो दोनों में सेम पावर है। इलेक्शन अगर और रिमूवल की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे एक अंतर है, राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का इनिशिएशन राज्यसभा में ही होगा, लेकिन बाकी जो वोटिंग वगैरह से रिलेटेड पावर है वो सिमिलर है। तो इसको थोड़ा डिटेल में आगे मिल जाएगा आपको कैसे क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सीएजी। यहाँ पे भी दोनों के पावर इक्वल है। नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 इमरजेंसी। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं प्रेसिडेंट, वो दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। दोनों के पास सेम पावर है। अगर एक भी हाउस पास नहीं करेगा तो उसको ऑर्डिनेंस को खत्म माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी इमरजेंसी, तीनों तरीके की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, तीनों तरीके की इमरजेंसी में सिमिलर पावर है लोकसभा और राज्यसभा के पास। मतलब लोकसभा में भी उसको पास होना है और राज्यसभा में भी उसको पास होना है। लेकिन अगर जब भी मतलब इमरजेंसी हटाने की बात की जाती है तो राज्यसभा के पास कम पावर है, बिकॉज वो ओनली अगर लोकसभा में पास हो गया तो डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा इमरजेंसी का। तो यहाँ पे अंतर है, वो मैं अनइक्वल पावर में आपको बता दूंगा। तो ये अभी तक इक्वल पावर आप जान रहे हो। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे भी सिमिलर पावर है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, दोनों हाउसेस में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, या तो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो। तो दोनों के पास सेम पावर है लोकसभा राज्यसभा के की बात करें तो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें अगर इन मिनिस्टर्स की या फिर प्राइम मिनिस्टर की, तो दे आर ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे राज्यसभा का पावर अगेन कम दिखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन। तो सेम दोनों हाउसेस में रखे जाते हैं, दोनों हाउसेस इसको कंसीडर करती है और इनको रखते हैं प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को रखते हैं लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों इसको डिस्कस करती हैं। तो सेम पावर है। यूपीएससी के भी रिपोर्ट को, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के भी रिपोर्ट को दोनों हाउसेस में रखा जाता है। तो सिमिलर पावर में आती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट है, इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन की अगर बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पे भी सिमिलर पावर है। दोनों के ज्यूरिडिक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए दोनों हाउसेस में अप्रूव होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी सिमिलर पावर निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जो अनइक्वल स्टेटस है, जहाँ पे राज्यसभा अनइक्वली खड़ा होता है लोकसभा के हिसाब से के मुताबिक, उसके कंपेयर में। तो उस कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला है मनी बिल के मैटर पे। मनी बिल जब भी आता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली एंड ओनली लोकसभा में, राज्यसभा में उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी मनी बिल पास करके लोकसभा भेजती है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास कुछ पावर्स नहीं है, जैसे कि उसको अमेंड नहीं कर सकता राज्यसभा, एंड उसको ओवरऑल रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो राज्यसभा का जो पावर है मनी बिल से रिलेटेड वो काफी कम है, बट वो रिकमेंड कर सकता है। इट कैन ओनली रिकमेंड सम पॉइंट्स, कि लोकसभा को रिकमेंड भेजना पड़ेगा, रिकमेंडेशन कि आप ये चेंज कर सकते हैं।
और एक टाइम पीरियड है, विटिन 14 डेज राज्यसभा को रिटर्न करना होता है, जो मनी बिल आता है लोकसभा से उसको वापस भेजना होता है लोकसभा के पास। अगर राज्यसभा के पास आया तो 14 दिन मैक्सिमम टाइम है। जब भी वो कुछ ऐसा रिकमेंडेशन भेजती है तो लोकसभा उसको या तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी रिकमेंडेशन है सबको रिजेक्ट कर सकती है या फिर सबको एक्सेप्ट भी कर सकती है, या फिर पर्टिकुलर एक रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो मान लीजिए अगर रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया लोकसभा ने, तो उस मैटर उस कंडीशन में भी उस बिल को एक्ट मतलब पास माना जाएगा, पास माना जाएगा राज्यसभा के द्वारा। या तो फिर सारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले तब भी उसको पास माना जाएगा राज्यसभा के द्वारा। तो ये कंडीशन है, तो लोकसभा को ज्यादा पावर है अगर बात करें मनी बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल, जो नॉट कंटेनिंग सोनली द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110। ये बेसिकली फाइनेंशियल बिल 1 की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल बिल कितने तरीके के होते हैं, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल 1 होता है और फाइनेंशियल बिल 2 होता है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने आपको। तो जब भी फाइनेंशियल बिल 1 लाया जाता है तो वो लाया जाता है ओनली एंड ओनली लोकसभा में, लेकिन बाकी विथ रिगार्ड टू इट्स पासेज वगैरह से रिलेटेड जो भी इसके प्रोविजन है वो दोनों के लिए सिमिलर है, बट जो इंट्रोडक्शन है वो ओनली एंड ओनली लोकसभा में ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे फाइनल जो पावर है डिसाइड करने का कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, वो पावर स्पीकर के पास है। तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, ये पावर लोकसभा के पास है। वो भी किसके पास स्पीकर के पास। तो स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, और इनका डिसीजन फाइनल होता है, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, इनफैक्ट जुडिशरी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा विथ ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन ज्वाइंट सिटिंग। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है, जब मैटर डेडलॉक पे पहुंच जाता है, मतलब कि ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की। उस केस में क्या होता है, लोकसभा में चूंकि 545 मेंबर होते हैं तो ज्यादा चांस रहता है कि यही लोग जीतेंगे, बिकॉज नंबर ज्यादा है। अनटिल अनलेस ऐसा हो जाए कि राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को मिला के अपोजिशन जो पार्टी है उसके पास ज्यादा नंबर हो जाए, तो उस केस में वो लोग जीतेंगे, अदरवाइज जनरली लोकसभा जीतती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। तो राज्यसभा ओनली डिस्कस करती है बजट को, बट जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वहां पे वोटिंग नहीं करती है। द वोटिंग का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो अगेन राज्यसभा के पास इस मैटर में अनइक्वल पावर है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन। जब भी नेशनल इमरजेंसी अगर डिसकंटिन्यू करने की बात की जाए तो वहां पे जो डिसकंटिन्यूएशन होता है उसका रिजोल्यूशन ओनली एंड ओनली लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को अगेन यहाँ पे कम पावर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट डिस्कस द एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक और पावर यहाँ पे जो कि आपको अलग दिख रहा है कि लोकसभा डेफिनेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके हटा सकती है, लेकिन ये पावर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का पावर राज्यसभा के पास नहीं है। और लेकिन ये इनके पास एक पावर है कि ये डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो पॉलिसीज है सरकार की उसको डेफिनेटली डिस्कस और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कुछ राज्यसभा को। ये 4 एरिया में स्पेशल पावर है, 4 एक्सक्लूसिव पावर है, उनको जान लेते हैं जो कि राज्यसभा के लोकसभा के पास नहीं है। तो पहला जो स्पेशल पावर है ये ऑथराइज कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ताकि कोई भी स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट उस पर एक्ट बना सके। ये आर्टिकल 249 में है, स्पेशल पावर है, लोकसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट है ये ऑथराइज कर सकते हैं पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि IAS IPS और IFS है। वैसे ही अगर राज्यसभा चाहे तो नई रिकमेंड कर सकती है नई ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि दोनों के लिए होती है, स्टेट के लिए भी होती है और सेंटर के लिए भी होती है, दोनों के लिए सेम काम करती है। ये आर्टिकल 312 में रखा गया है। नेक्स्ट है एलोन राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये लोकसभा में नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक स्पेशल टाइप की कंडीशन है, ये कि उस समय के जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा के, जितने भी हों, राज्यसभा में मान लो उस समय 240 ही हैं, तो सारे के सारे मेंबर उस रेजोल्यूशन को पास करना चाहिए, वोटिंग उनके फेवर में होना चाहिए, तभी वाइस प्रेसिडेंट को
रिमूवल का जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, और इसको एग्री करना चाहिए लोकसभा को। तो ये एक स्पेशल पावर है कि रिमूवल से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन आएगा वो ओनली एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड राज्यसभा में आएगा। ये आर्टिकल 67 में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन जब भी होती है नेशनल इमरजेंसी की और प्रेसिडेंट रूल की या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की, एंड उस समय होती है जब लोकसभा ऑलरेडी डिजॉल्व है या फिर डिजोल्यूशन हो जाता है बिना पास किए लोकसभा का। जब प्रोक्लेमेशन हुआ और बिना ही पास किए लोकसभा अगर डिजॉल्व हो गई, उस केस में राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो एलोन इसको अप्रूव कर सकती है, और ये बना रहेगा, इमरजेंसी चलता रहेगा जब तक लोकसभा आएगी, सिटिंग करेगी, और उसके बाद इसको पास करना पड़ेगा लोकसभा को, तभी कंटिन्यू हो पाएगा। बट मतलब लोकसभा जब तक नहीं है तब तक राज्यसभा उस पर एक्सक्लूसिव पावर दिखा के उसको अप्रूव कर सकती है और वो चलता रहेगा। तो ये भी एक एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है, लोकसभा तो होती रहती है। नेक्स्ट है इवन दो द राज्यसभा हैज बीन गिवन लेस पावर्स, यूटिलिटी इज सपोर्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो देखिए डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि राज्यसभा को थोड़ा कम पावर है। अगर पावर आप देखेंगे ओवरऑल लोकसभा के साथ कंपेयर करें राज्यसभा का, तो डेफिनेटली दिखता है कि पावर कम है राज्यसभा का, लेकिन कुछ इसको ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे सपोर्ट किया जाता है राज्यसभा की एक्टिविटी को, वो ग्राउंड्स जान लीजिए। तो सबसे पहला तो ये है कि चेक्स हेस्टी डिसीजंस ऑफ लोकसभा, मतलब जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया जाता है लोकसभा के द्वारा, या फिर डिफेक्टिव कोई डिसीजन ले लिया गया, केयरलेस या फिर इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन हो गया लोकसभा के द्वारा, तो उस केस में राज्यसभा उसको डेफिनेटली चेक कर सकती है। एंड एक सेकेंड लेयर बन जाता है, लेयर में उसमें अगेन चेक किया जाता है एंड राज्यसभा उसको करेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन बनाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट है, अगर बात करें गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू इमिनेंट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, तो होता क्या है कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 ऐसे लोगों को जो कि कोई आर्ट में एक्सपर्ट है, कोई साइंस में एक्सपर्ट है, या फिर कोई सोशल साइंस में एक्सपर्ट है, जो कि जनरली ये लोग ऐसे होते हैं, बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत पा सकते, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, कामयाब नहीं है। देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए एक अलग ही लेवल का नॉलेज, एक अलग तरीके की जानकारी और अलग ही क्वालिटी चाहिए, जो कि इन बंदों में नहीं हो सकती है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसके लिए क्या किया गया है कि राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये एक्सक्लूसिव जो है राज्यसभा के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये रिप्रेजेंटेशन देती है, ऐसे लोगों को मौका देती है जो कि इमिनेंट प्रोफेशनल है। आगे देखते हैं, मेंटेन्स द फेडरल इक्विलिब्रियम बाई प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे होता है कि ये नाम ही है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, तो यहाँ पे मेंबर्स जो चुन के आते हैं राज्यों से चुन के आते हैं, एंड ये सारे राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यूपी के लिए 31 सीट है, तो 31 मेंबर यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अगर छोटे स्टेट की सिक्किम की, तो सिक्किम के लिए एक ही सीट है। बट ये है कि इक्विलिब्रियम बना रहता है, मतलब स्टेट्स का वॉइस आता रहता है, तो ये जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो ओनली लोकसभा होती, तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ बातें थी जो इस वीडियो में बतानी थी आपको, राज्यसभा से रिलेटेड थी, और इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक कर देना, एंड डेफिनेटली शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि बेनिफिट जो है इनका सबको मिलता रहे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।